हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई ग्रेड बी 2023 का प्रोसेस अभी ख़त्म हो गया है। अभी उनका फॉर्मेलिटी चालू है। जैसे मेडिकल चेकअप है या आपका आपने कहीं पे जॉब किया है तो वो आपके जो एम्प्लॉयर है उनको पूछते हैं कि आपका बिहेवियर कैसा है, कोई एक्शन है नहीं है। मेडिकल है, पुलिस है, अभी ये चल रहा है। तो आई थिंक मार्च के फर्स्ट वीक के आसपास वो ज्वाइन करेंगे। तो अभी आप सबको अभी 2024 का प्रिपरेशन करने का मतलब मन कर रहा होगा। कुछ लोगों ने पहले से ही स्टार्ट कर दिया होगा। तो यहाँ पर क्या है, आपको पता है हमारा दो लेवल है मेन। हमारे इंटरव्यू तो एक पकड़ लीजिए, तो दो एग्ज़ाम होती है। एक है आपका फेज़ 1 का, वहाँ पे तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन है, दैट इज़ द क्रूशियल स्टेज। ये जो है, ये वीडियो सिर्फ ऐसे लोगों को देखना है कि जिनको एटलीस्ट 50% से ज़्यादा गारंटी कि मेरा प्रीलिम्स निकल जाएगा। अदरवाइज ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल वीडियो नहीं है कि जो 1 2 3 4 5 अटेम्प्ट से कभी प्रीलिम्स निकले नहीं। बिल्कुल भी यह वीडियो नहीं देखना है, ठीक है। लेकिन अगर आपको थोड़ा भी गारंटी है कि यार, थोड़ा भी कॉन्फिडेंस है कि यार मेरा निकल सकता है, तो आप ये देख सकते हैं। लेकिन इस पर अभी वर्क नहीं करना है, देख लीजिए। इससे क्या होगा, आपको टेंशन नहीं आएगा ज़्यादा, ठीक है। प्रीलिम्स के बाद भी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि प्रीलिम्स के बाद भी इमीडिएटली भी आप स्टार्ट करते हैं 20-22 दिन में, तो भी एक प्रिपरेशन हो सकता है डिस्क्रिप्टिव का। अगर रिजल्ट आने के बाद भी करते हैं 14-15 दिन में, तब भी हो सकता है। मैंने पिछले 10 साल में ऐसे हज़ारों लोग देखे। तो आपको उसका टेंशन नहीं लेना है, या बस बात सुन लीजिए, यानी कि आपको टेंशन नहीं होगा, सो दैट यू कैन फोकस मोर ऑन फेज 1। यहाँ पे स्पेल्ड फार्मूला है। मैं जब यूपीएससी का प्रिपरेशन करता था तो हम कुछ फ्रेंड्स थे, तब हमने ये बनाया था। इससे सिमिलर एक पेस्टल नाम का भी है जो एमबीए में जनरली यूज़ किया जाता है। ये स्पेल्ट है, 10 पॉइंट्स इसमें है। अगर आप ये 10 पॉइंट सोच के अगर कोई भी आंसर लिखेंगे तो ऐसा आपका होगा ही नहीं कि आपका कुछ पॉइंट मिस हो गया, ठीक है। इस तरीके से होगा। और आपको पता है 300 मार्क का फेज 2 है। इसमें 200 मार्क का जो वेटेज है, यानी कि 2/3 वेटेज जो है वो आपके डिस्क्रिप्टिव का है। लेकिन अगर आपका डिस्क्रिप्टिव अच्छा होगा तो मुझे ऐसे लगता है 375, यानी कि इंटरव्यू पकड़ के 275 वेटेज होगा अगर आप अच्छे से डिस्क्रिप्टिव करते हैं। क्योंकि इंटरव्यू में आपको आंसर वर्ड्स में देना है, सेंटेंसेस में देना है। तो ये नियर अबाउट 73% वेटेज हो जाता है अगर आपका डिस्क्रिप्टिव अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छा है तो चलो देखते हैं इसको कैसे करना है। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, वीडियो का मज़ा लेना है, लाइफ का मज़ा लेना है। टेंशन लेके कुछ होने वाला नहीं है। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा लीगल का रिजल्ट, बहुत अच्छा आया है। पूरे इंडिया से जितने सिलेक्शन हुए 50% जेन्यून सिलेक्शन यहाँ पे लीगल से हुए। लीगल में आपने कोई नाम नहीं सुना होगा, कोई नहीं है, हम ही है यहाँ पर नंबर 1 लीगल के लिए। अभी मैं यहाँ पे ना ये डॉक्यूमेंट का इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने हैं। तो कंटेंट कहाँ से आएगा? कंटेंट कहाँ से आएगा? कंटेंट ओरिजिनल रिसोर्सेज से आएगा। अगर हम भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, लेकिन ओरिजिनल सोर्स से ही हम पढ़ाते हैं। कोई मन से कंटेंट क्रिएट नहीं करना है। जो ओरिजिनल सोर्स है, इंडियन इकोनॉमी रिव्यू, पिछले 10 साल का रिव्यू आया है, ये डॉक्यूमेंट पढ़ना ही पढ़ना है। 74 पेज का डॉक्यूमेंट है, पूरा का पूरा पढ़ना है वर्ड टू वर्ड। अगर आपको आरबीआई में जाना है तो बिल्कुल ही टाइम नहीं है, मतलब आप सेम लेवल के बिजी है, तो फिर क्या करना है, समरी पढ़नी है इसकी, या कुछ एमसीक्यू बीसीक्यू पढ़ने हैं, कहीं पे आपके अवेलेबल है, हमने भी हमारे स्टूडेंट को दिए, तो वो आप पढ़ सकते हैं। ऐसे जो कोर डॉक्यूमेंट, वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे, कौन से रिसोर्सेज से आपको ये कंटेंट लेके पढ़ना है। तो चलिए अभी आते हैं। ये चैप्टर है, 2 ही चैप्टर है इसमें, 74 पेज का डॉक्यूमेंट है। ये मैंने इसके लिए दूसरा वीडियो बनाया था, और भी हमने तुषार सर ने भी इसका एक वीडियो बनाया है, वो भी देख लीजिए, हमारे इसी चैनल पे है। 90 मिनट्स का एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है। तो ये स्पेल्ड फ्रेमवर्क है, याद रखने के लिए आसान है। स्पेलिंग जो होता है स्पेल्ड SPELT, 10 पॉइंट्स है। कोई भी आंसर आएगा आपको तो ये 10 पॉइंट पे सोचना है। ऐसा नहीं होगा, जरूरी नहीं कि सारे के सारे पॉइंट आपके आंसर में आ जाएंगे। 6-7 तो डेफिनेटली आते हैं, और अगर कुछ भी नहीं तो एटलीस्ट 1-2 लाइन लिख लेना कि जो पढ़ने वाला है उसको लगेगा यार इसने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। सोशल एंगल है, कोई भी क्वेश्चन है तो उसमें देखना है कि सोशल एंगल क्या है, पॉलिटिकल एंगल क्या है। पॉलिटिकल एंगल होता ही होता है, कोई भी टॉपिक लीजिए पॉलिटिकल एंगल होता है। अभी आज ही न्यूज़ है कि फ्रांस ने यूपीआई एक्सेप्ट कर लिया है। कैसे किया? अभी आपको पता है, फ्रेंच के प्रेसिडेंट आए थे इंडिया में, करेक्ट। हमारे चीफ गेस्ट भी थे रिपब्लिक डे के लिए। क्यों आए थे? जयपुर में यूपीआई का ट्रांजैक्शन भी किया। तो ये होता है, क्या है ये, टेक्नोलॉजी भी है यहाँ पर, आपका फाइनेंस भी है, इकोनॉमिक इशू भी है, एंड पॉलिटिक्स भी है। तो ये आपको कनेक्ट दी डॉट्स करते आनी चाहिए। इकोनॉमिक इशू क्या क्या है, एनवायरमेंटल इशू क्या है, बहुत देखना है आपको। बैंक में जाएंगे, पासबुक करेंगे, ये स्लिप लेंगे, वो स्लिप लेंगे, कागज़ यूज़ करेंगे, तो एनवायरमेंट का होता है। तो अभी डायरेक्टली टेक्नोलॉजी है, तो बहुत जगह पे आप टेक्नोलॉजी,
एनवायरमेंट, ये सारा कनेक्ट कर सकते हैं। आपको पता है ESG के बारे में भी हम बोल रहे हैं, तो एनवायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी आंसर में एनवायरमेंट होना ही चाहिए। और लास्ट ईयर एक RBI का रिपोर्ट आया था, रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस टुवर्ड्स ग्रीनर क्लीनर इंडिया के बारे में, वर्ल्ड के बारे में। तो मैंने इतने बार कहा था, मैंने स्पेशल क्लास लिया था उसके लिए, मैंने कहा ये आएगा, ऐसे भी आ गया उसके ऊपर और क्वेश्चन भी आया। जिसने पढ़ा था उसका बहुत फायदा हुआ। इथिकल एंगल, मुझे बताओ इथिकल कितना इंपॉर्टेंट है? पॉवर्टी एलिमिनेशन के लिए है, टेक्नोलॉजी के लिए है, साइबर सिक्योरिटी के लिए है, कहीं पे भी है, आपको इथिकली सोचना ही पड़ेगा। इसलिए अगर डायरेक्ट नहीं कनेक्ट कर सकते तो एटलीस्ट एक दो लाइन वहाँ पे कनेक्ट करके लिख दीजिए कि इथिकल एंगल क्या है। लीगल है, आपको पता है, अगर लॉ अलाउ नहीं करते तो आप कुछ भी काम नहीं कर सकते। इसलिए आप जिस भी एरिया में आंसर लिख रहे हैं, पहले देखना है कि उस एंगल एरिया में क्या क्या लॉज है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजन है या नहीं है। आपको पता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है हमारी, वहाँ पे हमें बहुत सारे स्टेट को क्या क्या करना चाहिए, वो मतलब वो हम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन है फंडामेंटल राइट्स है। अगर आपकी ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ चीज़ें पता है वो भी लिख सकते हैं। टेक्नोलॉजी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पे भी आपको टेक्नोलॉजी चाहिए। UPI क्या है, सारा मतलब टेक्नोलॉजी, शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन है आपका, ये पॉवर्टी के स्कीम्स है, एम्प्लॉयमेंट का डेटा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। टेक्नोलॉजी का एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन को टेक्नोलॉजी के एंगल से आपको देखना है। थिंकर यानी कि महात्मा गांधी का कुछ स्टेटमेंट है। उसके बाद यहाँ पे देखो हमारे PM नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट है। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर है, या नेल्सन मंडेला है, कार्ल मार्क्स है, चाणक्य है। मतलब हिस्ट्री में से आप किसी का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, तो उसको कहते हैं थिंकर। ठीक है, कोई थिंकर है जिन्होंने कुछ बात किया है। अभी टाइम यानी कि पास्ट के कुछ एग्जाम्पल्स है, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, और एक फ्यूचर आप व्यू दे सकते हैं, इनसाइट दे सकते हैं, फ्यूचर में हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये 10 एंगल पे आपको सोचना है, आपका आंसर होलिस्टिक ऑल इंक्लूसिव लगेगा। कंटेंट कहाँ से लेना है? इकोनॉमिक सर्वे से कंटेंट आएगा, बजट से आएगा, RBI रिपोर्ट से आएगा, IMF वर्ल्ड बैंक की कुछ रिपोर्ट्स होती है वहाँ से ले सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, आपके 4 आंसर लिखने हैं आपको, 10-10 मार्क के 2 एंड 15-15 मार्क के 2 आंसर आपको लिखने हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे किसी एक में SDJ का मेंशन करना है और यहाँ पर किसी एक में करना। आपके पास 3 ऑप्शन है, 10-10-10 करके 3 ऑप्शन है, उसमें से 2 लिखने हैं। यहाँ पर 15-15-15 के 3 ऑप्शन है, उसमें से 2 लिखने हैं। तो इस तरीके से आप ये सारे आंसर अगर लिखेंगे, इसमें ये सारा कंटेंट आएगा, तो आपका आंसर ऑल इंक्लूसिव लगेगा। और ये जो रिपोर्ट है, ऐसे रिपोर्ट यहाँ पे पढ़ने हैं। अभी देखो ये फ्रेमवर्क, ये टेबल है, इसका मतलब क्या मैं समझाता हूँ आपको। जैसे आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पेपर है, 100 मार्क्स का पेपर है, तो उसमें क्या है, वो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है। इसलिए आप जो लैंग्वेज उसमें लिखेंगे, पंक्चुएशन लिखेंगे, सेंटेंसेस लिखेंगे, सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट है, वोकैबुलरी है, उसको कितना वेटेज है? 75% के आसपास वेटेज है, एंड कंटेंट को 25%। ठीक है, क्योंकि वो पेपर का पर्पस क्या है? टू चेक यूर इंग्लिश राइटिंग स्किल। ठीक है, आप पेपर का नाम देखेंगे, पेपर का नाम वही है, इंग्लिश राइटिंग स्किल ही नाम है। और दूसरा जो पेपर है आपका ESI-FM के 100 मार्क्स है, 100 का ऑब्जेक्टिव हो गया 50-50, एंड ESI पकड़ के दोनों पकड़ के 50-50, 100 आपका डिस्क्रिप्टिव है। इसमें 75% वेटेज किसको है? कंटेंट को है। लेकिन आप वो कैसे लिख रहे हैं, किस तरीके को उसको प्रेजेंट करें, उसको 25% है। यानी कि आपका जो इंग्लिश टोटल है उसको 100%, 100 मार्क्स का वेटेज है, और आपका जो नॉलेज है, कंटेंट है, उसको 100 मार्क्स का वेटेज है। तो ये आपको दिमाग में याद रखना है। आपका इंग्लिश जिसका अच्छा है उसको ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस है। ये आपका इंटरव्यू में भी रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन इंटरव्यू में आप हिंदी में भी बात कर सकते हैं, उसका कोई यहाँ पे टेंशन नहीं है। अभी आते हैं टाइपिंग स्पीड पे। मुझे बताओ, डिस्क्रिप्टिव आंसर्स आप बचपन से लिख रहे हैं, आप 1st स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड, उसके बाद 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, आपका ग्रेजुएशन, PG, सब जगह पे आपने आंसर लिखे हैं, लेकिन वो मोस्टली पेपर पे लिखे हैं। यानी कि आपको वो प्रोसेस पता है, क्वेश्चन होता है, आपको सोचना है, लिखना है। अभी क्या है, टाइपिंग भी आपको पता है, पिछले 8-10 साल से आप टाइपिंग भी कर रहे हैं। कितना स्पीड चाहिए? 90 मिनट्स टाइम है आपके पास, और 2000 वर्ड्स आपको लिखने हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए 10 मिनट सोचने पे, पढ़ने पे गए, तो आपके पास ऑन एन एवरेज 80 मिनट है, 80 मिनट्स। कितने वर्ड्स लिखने हैं? 2000, यानी कि 25 वर्ड्स पर मिनट का स्पीड होना चाहिए। लेकिन अगर आप देखेंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स, नियर अबाउट 50% स्टूडेंट मैंने ऐसे देखे कि 2000 नहीं है, कुछ लोगों ने 1400 भी लिखा, लेकिन 1400 मुझे कम लग रहा है। 1600 वर्ड्स आर मुझे लगता है डिसेंट है। अगर आपके पास अच्छा कंटेंट है तो 1600 वर्ड्स भी आप लिख सकते हैं, यानी कि 600 वर्ड के जगह पे 500 हो गया, 400 के जगह 300 हो गया। कंटेंट अच्छा है तो चले। यानी कि आपकी मिनिमम स्पीड कितनी हो चाहिए? 20 वर्ड्स पर मिनट।
बिल्कुल भी ज़्यादा स्पीड नहीं है, आप ट्राई कर सकते हैं। यानी कि ना आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग आपने कभी की नहीं, ऐसा कोई नहीं कह सकता, या आपने टाइपिंग की ये भी नहीं कह सकता। ये डर क्यों है? क्योंकि ये आरबीआई ग्रेड बी का कोई दुनिया का सबसे डिफिकल्ट एग्जाम है, ऐसे लोगों को लगता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अगर आपने देखा होगा यहाँ पे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बहुत सारे IIT IIM से लोग हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारे बैकग्राउंड से लोग यहाँ पर एग्जाम निकालते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन वाले भी निकालते हैं, हिंदी में इंटरव्यू देने वाले भी निकालते हैं। तो सबसे पहले खुद को कॉन्फिडेंस होना चाहिए। प्रीलिम्स निकालने की पहली तैयारी कर लो, फिर डिस्क्रिप्टिव कैसे करना है ये हम प्रीलिम्स के बाद भी कर सकते हैं। अगर आप देखो, आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे जीए का, आपका कंटेंट बन रहा है। अगर आप अच्छे से इंग्लिश का प्रिपरेशन करेंगे ऑब्जेक्टिव का, तो आपका वोकैबुलरी बनेगा, ग्रामर बनेगा, तो उसका भी फायदा होगा। अभी देखो ये रिपोर्ट है जो अभी आया है 30th को, कितना यहाँ पे डेटा है मुझे बताइए। लेकिन क्या है ना, बहुत बार, और मैं ये बताऊँ आपको, अगर आपको रट्टा लगाना नहीं आता है तो ये एग्ज़ाम आपके लिए डिफिकल्ट है, ये मैं पहले ही बोल देता हूँ। कैसे लिखेंगे? 2000 वर्ड कहाँ से आएंगे? MCQ में तो ईजी है, सामने क्वेश्चन है, पढ़ लो, 5 में से देख लो, थोड़ा एलिमिनेशन कर लो, टेक्निक लगा लो, डिलीट कर लो, ये लिमिट कर लो, आंसर कर लो, वो हो गया। लेकिन लिखेंगे कहाँ से? अगर कुछ पूछेंगे कि सोशल सिक्योरिटी के बारे में गवर्नमेंट ने क्या किया है, तो ये पता होना चाहिए ना, इसके लिए रट्टा लगाना पड़ेगा। रट्टा नहीं तो एग्ज़ाम नहीं। ना यूपीएससी निकाल सकती है रट्टा नहीं तो, ना स्टेट PCS निकाल सकते हैं, ना सेबी निकाल सकते हैं, ना नाबार्ड, ना RBI। रट्टा लगाना ही पड़ेगा, और आपने लगाया है। आप सोचिए 10वीं में कैसे पेपर दिए, 12वीं में कैसे दिए, ग्रेजुएशन में कैसे दिए, PG में कैसे दिए, हमने यही किया है। हमें ये प्रैक्टिस है, हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम ऐसी ही है, हमें रट्टा लगाना ही पड़ता है। लेकिन जिसका इंटेलिजेंस है ना, वो जो रट्टा का आपका कंटेंट है ना, उसको अच्छे से प्रेजेंट कर सकता है। तो अगर आप इंटेलिजेंट है तो आपको फायदा होगा। क्योंकि इंटेलिजेंट लड़का क्या करेगा? मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ लेकिन मुझे कुछ पता ही नहीं है, तो मैं क्या करूँगा? कुछ नहीं कर सकता। मुझे कंटेंट पता होना चाहिए। तो जो इंटेलिजेंट है उसको बेनिफिट मिलता है कि वो उसको अच्छे तरीके से लॉजिकल सीक्वेंस में लिख सकता है। ठीक है, तो इसमें मैं जो क्लासेस लेता हूँ उसमें मैंने अभी देखो ये की हाईलाइट्स है, ये जो रिपोर्ट आया है रिव्यू वाला, ये अगर आपके पास टाइम नहीं है एटलीस्ट कम से कम ये तो पढ़ लो। ठीक है, RBI के जो ऐसे स्पीचेस आते हैं गवर्नर के, डिप्टी गवर्नर के, इसके ऊपर मैंने लास्ट ईयर हर इसकी समरी दी थी, और उसके ऊपर क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी दिया था। उसका बहुत फायदा हुआ स्टूडेंट्स को, बहुत फायदा हुआ, डायरेक्टली उसमें से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, जैसे देखो ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, ये आपको पता होना चाहिए, तब आप लिखेंगे एग्जाम में कि एज पर द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट पब्लिश बाय RBI, ये दिए फैक्ट्स है, ये रीजंस है, ये कॉन्सिक्वेंसेस है, तभी आपके आंसर को वेटेज आएगा। अभी ये मैंने अभी कल परसों मैंने क्लास लिया ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स, ये रिपोर्ट से अगर आप अभी आया है, जनवरी में आया है, इसमें से अगर आप कुछ एग्जाम्पल देंगे तो वेटेज आएगा, अदरवाइज कुछ हवा में नहीं लिख सकते आप। तो इसलिए डिस्क्रिप्टिव के लिए रट्टा लगाने आना चाहिए, फ्रेमवर्क होना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। फेज 1 के बाद हम एवरी ईयर 15 पेपर की प्रैक्टिस करते हैं, डेली एक पेपर, 15 दिन में पूरा खत्म। 5 ESI के, 5 फाइनेंस के, 5 इंग्लिश के, 15 पेपर्स में जो 15 के 50 पेपर सॉल्व करेगा उसको 90% केस में इंटरव्यू का कॉल आएगा ही आएगा, और आया भी है हिस्ट्री में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले प्रीलिम्स निकालने की तैयारी करनी है। फेज 2 का बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, मैंने आपका फेज 2 का टेंशन कम कर दिया है। लेकिन थोड़ा सा रट्टा लगाना पड़ेगा, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं लगता है, मल्टीपल रिविजन्स आपको करनी पड़ेगी। ये हमारे जेन्युइन रिजल्ट्स हैं, 70 रिजल्ट्स हैं, सारे पेड स्टूडेंट हैं, नाबार्ड की तैयारी कर रहे हैं। मैं खुद यहाँ पे इंटरव्यू ले रहा हूँ, और इस बार मुझे एक बहुत ज़बरदस्त ट्रेंड दिखने को मिला है। 60 लाख रुपए पैकेज नाबार्ड के इंटरव्यू के लिए आए हैं, 50 लाख रुपीज़, 40 लाख रुपीज़, 30 लाख रुपीज़, ये सारे आए। क्यों आए हैं? क्योंकि आपने देखा होगा ले ऑफ चल रहा है प्राइवेट में। तो मान लीजिए आज एज 28-29 है, तो 35 में निकाला तो क्या करेगा? कितने लोगों को निकाला? 1 लाख लोगों को निकाला है पिछले 4-5 महीने में। तो इसलिए लोग यहाँ पे आ रहे हैं। देखो इतने अच्छे माइक्रोसॉफ्ट में है, इंटेल में है, गूगल में है, ये मैकेंजी में है, ऐसे लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि लाइफ में लोगों को स्टेबिलिटी चाहिए। और 5-6 साल जॉब किया तो ऑलरेडी सेविंग भी अच्छी है, मैंने काफ़ी लोगों से यहाँ पे बात किया हुआ। और RBI तो आपको पता है नाबार्ड से भी काफ़ी ऊपर है, वो तो IIM जैसे पैकेजेस मिलता है RBI में। ठीक है, तो इतना अच्छा जॉब है, प्रिपरेशन कीजिए, सारे एग्ज़ाम दीजिए, उससे आपका जो एग्ज़ाम का डर है कुछ लोगों का वो कम होगा। और इसके बारे में कुछ आपको डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।